गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज के सदस्य मॉर्शेला के बारे में। मॉर्शेला इस प्रकार मशरूम के समान दिखने वाली संरचना है जिसकी सतह पर आपको अनेक फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं। मॉर्शेला एक अत्यंत स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ के रूप में काम में आने वाला कवक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका वर्गीकरण। चूंकि ये फंजाई का मेंबर है अतः किंगडम माइकोटा, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटेना, क्लास डिस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर पेजाइजेल्स, फैमिली मॉर्शेलेसी तथा इसका जीनस है मॉर्शेला। मॉर्शेला की अनेक स्पीशीज पाई जाती हैं जिसमें से इम्पॉर्टेंट है मॉर्शेला एस्क्युलेंटा तथा मॉर्शेला डिलीसियोसा। भारतवर्ष में भी पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मॉर्शेला को खाद्य पदार्थ के रूप में बड़े चाव से खाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके सामान्य लक्षण। मॉर्शेला की संरचना के कारण इसे सामान्यतः स्पॉन्ज मशरूम के नाम से अथवा गुच्छी के नाम से जाना जाता है। यह एक सैप्रोफिटिक कवक है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करता है। यद्यपि इसे मशरूम कहा जाता है क्योंकि इसकी एस्कोकार्प की संरचना मशरूम के समान नजर आती है, परंतु यह ट्रू मशरूम नहीं है। ट्रू मशरूम क्लास बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे स्पॉन्ज मशरूम कहा जाता है परंतु यह सत्य मशरूम नहीं है। मॉर्शेला एक अत्यधिक महंगा खाद्य कवक है। सामान्यतः यह ह्यूमस रिच सॉइल पर अथवा ऐसी भूमि पर जहाँ पर कि डेड पत्तियाँ तथा ट्रीज की ब्रांचेस गिरी होती हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पर ग्रो करता है। हम देखते हैं मॉर्शेला की कायिक संरचना। तो कायिक संरचना माइसीलियम या कवक जाल के रूप में होती है। मॉर्शेला का माइसीलियम सामान्यतः सॉइल के अंदर दबा हुआ पाया जाता है। माइसीलियम अनेक गुथे हुए कवक सूत्रों की सहायता से बनता है। प्रत्येक हाइफी या कवक सूत्र सेप्टेट होता है, सुस्पष्ट सेप्टा इसमें पाया जाता है जो कि हाइफी को अनेक खंडों में विभाजित कर देता है। हाइफी ब्रांच्ड होते हैं, अत्यधिक शाखन प्रदर्शित करते हैं। हाइफी की प्रत्येक कोशिका मल्टी न्यूक्लिएट होती है, अनेक केंद्रकों से युक्त कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं मॉर्शेला की सबसे महत्वपूर्ण संरचना एस्कोकार्प के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार से नजर आती है। एस्कोकार्प इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो देखते हैं एस्कोकार्प का डेवलपमेंट कैसे होता है। अनुकूल परिस्थितियां यानी जब काफ़ी अधिक मात्रा में फूड मटेरियल अवेलेबल होता है तो मॉर्शेला के हाइफी तेज़ी से वृद्धि करते हैं तथा वृद्धि करने के पश्चात सॉइल सरफेस पे एक हाइफल नॉट नामक संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की एक नॉट बन जाती है और हाइफल नॉट नामक संरचना का निर्माण करते हैं। जल्दी ही यह हाइफल नॉट फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प के रूप में डेवलप हो जाती है। इस फ्रूटिंग बॉडी पर अनेक रिजेस एवं ग्रूव्स यानी फोल्ड्स उपस्थित होते हैं। बाहर से देखने पर फ्रूटिंग बॉडी हमें दो भागों में बटी हुई नजर आती है। नीचे का भाग स्टॉक या वृंत होता है जिसे स्टाइप के नाम से जाना जाता है। ऊपर का भाग टोपीनुमा होता है जो कि इसे मशरूम की तरह की अपीयरेंस देता है। इस भाग को पाइलस कहा जाता है। छत्र अथवा पाइलस के नाम से यह भाग जाना जाता है। तो यह तो थी मॉर्शेला के फ्रूटिंग बॉडी यानी एस्कोकार्प की एक्सटर्नल संरचना। अब इसकी आंतरिक संरचना देखने के लिए
हम इस फ्रूटिंग बॉडी की काटते हैं या इसका सेक्शन काटते हैं। तो हमने पाइलस भाग का भी ट्रांसवर्स सेक्शन और स्टाइप भाग का भी ट्रांसवर्स सेक्शन काटना है, जिससे कि हमें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से पता चल सके। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमें स्पष्टतः 3 भाग नजर आते हैं। ट्रामा, जो कि सबसे अंदर का भाग होता है, सब हाइमीनियम तथा हाइमीनियम। तो अब इन तीनों भागों को हम चित्र की सहायता से समझते हैं। तो यह चित्र आपको पाइलस भाग का टीएस दिखा रहा है, जबकि यह चित्र आपको वृंत भाग का अथवा स्टाइप भाग का टीएस दिखा रहा है। स्टाइप में बीच में एक हॉलो कैविटी होती है, जिसके चारों तरफ सूडो पैरेन्काइमेटस मास पाया जाता है। पाइलस की संरचना अधिक महत्वपूर्ण है। पाइलस में, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 3 भाग होते हैं। अंदर की तरफ ट्रामा, ट्रामा के बाहर की तरफ सब हाइमीनियम तथा सब हाइमीनियम के बाहर की तरफ हाइमीनियम भाग पाया जाता है। सेक्शन में आपको उभार तथा खांचे यानी रिजेस तथा ग्रूव भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा और विस्तार से देखें तो हम पाएंगे कि ट्रामा भाग जो होता है, यह तो सबसे भीतर की तरफ उपस्थित स्टेराइल या बंध्य भाग के रूप में पाया जाता है। ट्रामा भाग के ऊपर की तरफ आपको सब हाइमीनियम नजर आएगा। सब हाइमीनियम भाग में आपको कॉम्पैक्टली अरेंज्ड या बहुत पास पास व्यवस्थित गुथे हुए हाइफी नजर आएंगे। तो यहाँ आप अंतर देख सकते हैं, ट्रामा भाग में लूजली अरेंज्ड हाइफी है तथा सब हाइमीनियम में यहाँ क्लोजली पैक्ड हाइफी आपको नजर आ रहे हैं। इसके पश्चात फर्टाइल अथवा उर्वरक भाग के रूप में पाया जाता है हाइमीनियम। हाइमीनियम पाइलस का या फ्रूटिंग बॉडी का फर्टाइल भाग होता है। चूंकि यह फर्टाइल होता है, अतः इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे ग्रूव्स के अंदर ही रखा जाता है या ग्रूव्स तक ही यह भाग सीमित होता है। हाइमीनियम भाग में आपको अनेक एस्कस तथा बंध्य हाइफी के रूप में पैराफाइसिस नजर आएंगे। एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स उपस्थित होते हैं और इस प्रकार यह फ्रूटिंग बॉडी के उर्वरक या फर्टाइल पार्ट के रूप में हेल्प करता है। पाए जाने वाले बंध्य हाइफी यानी जो पैराफाइसिस होते हैं, वह एस्कोस्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार आपने एस्कोकार्प की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तथा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर विस्तार से देखी। मॉर्शेला में अक्सर एस्कोकार्प की काट या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ऐसे में आपको इस चित्र की सहायता से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मॉर्शेला में रिप्रोडक्शन या किस प्रकार का जनन पाया जाता है। सामान्यतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। मॉर्शेला में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिपोर्ट किया गया है। एक और खास बात कि यहाँ पर स्पष्ट सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता है। अगर स्पष्ट सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता तो फ्रूटिंग बॉडी कैसे डेवलप होती है? तो फ्रूटिंग बॉडी 2 सोमैटिक सेल्स या कायिक कवक सूत्रों के फ्यूजन से डेवलप होती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है सोमैटोगैमी। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटोगैमी नामक प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें सर्वप्रथम 2 कायिक सूत्र की कोशिकाओं के मध्य संपर्क स्थापित होता है। कॉमन वॉल डिसॉल्व होने के कारण सबसे पहले तो प्लाज्मोगैमी की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें फ्यूजिंग सेल्स का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिक्स हो जाता है तथा सारे केंद्रक एक ही कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके पश्चात कैरियोगैमी। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं
कि यहाँ दो सोमैटिक हाइफी एक दूसरे के करीब आते हैं। सोमैटोगैमी का प्रोसेस होता है। कॉमन वॉल के डिसॉल्व होने से सभी केंद्रक एक ही कोशिका में आ जाते हैं। तो इस प्रकार सोमैटोगैमी की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब सोमैटोगैमी की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रत्येक कोशिका में अनेक केंद्रक उपस्थित हो जाते हैं। इसे यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अनेक केंद्रक इकट्ठे होने के पश्चात दो दो केंद्रकों का समूह बन जाता है, पेयर बन जाता है, जिसे डाइकैरियन के नाम से जाना जाता है। तो प्लाज्मोगैमी के अंतर्गत सर्वप्रथम साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। इसके पश्चात डाइकैरियन, डाई का अर्थ होता है दो, कैरियन यहाँ पर केंद्रक के लिए काम में लिया गया है। तो डाइकैरियन का निर्माण होता है। दोनों केंद्रक बाद में फ्यूज हो जाते हैं, जिसे हम कैरियोगैमी कहते हैं। तो इस प्रकार सोमैटोगैमी की प्रक्रिया के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। कैरियोगैमी होने के पश्चात या दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के पश्चात एस्कस मदर सेल इलोंगेट होती है। इलोंगेट होने के पश्चात इसमें पाए जाने वाले डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मियोसिस होता है। मियोसिस के पश्चात 4 केंद्रक जो कि फौरन माइटोसिस के द्वारा 8 केंद्रकों में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार 8 केंद्रक जो कि हैप्लॉइड होते हैं उनका निर्माण होता है। जल्दी ही ये केंद्रक अपने चारों तरफ एक वॉल स्रावित कर लेते हैं तथा एस्कोस्पोर का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एस्कस विद एस्कोस्पोर्स नजर आ रहा है। एस्कोस्पोर्स एक अपर लिड के, यहाँ पर अपर लिड आप देख रहे हैं, अपर लिड के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं और जैसे ही यह अपर लिड नष्ट होती है ये एस्कोस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने के पश्चात विंड के द्वारा ये डिसेमिनेट हो जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर पहुंचते हैं तथा जैसे ही इन्हें सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है ये जर्मिनेट होते हैं, एक जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं तथा नया माइसीलियम बना देते हैं। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए मॉर्शेला का लाइफ साइकिल देख लेते हैं। मॉर्शेला के लाइफ साइकिल की शुरुआत हम करते हैं माइसीलियम से। सोमैटोगैमी की प्रक्रिया जिसमें सर्वप्रथम प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी के पश्चात कैरियोगैमी होती है। एस्कस मदर सेल तथा एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। एस्कोस्पोर जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बना देते हैं जो कि अनुकूल परिस्थितियों में एस्कोकार्प का निर्माण करते हैं। एस्कोकार्प के अंदर पुनः ये एस्कोस्पोर्स सुरक्षित रहते हैं तथा मुक्त होकर नए माइसीलियम का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार मॉर्शेला का लाइफ साइकिल चलता रहता है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मॉर्शेला जो है यह खाद्य पदार्थ के रूप में काम में आने वाला कवक है तथा इसे चावल तथा सब्जी के साथ अत्यधिक स्वादिष्ट खाद्य के रूप में काम में लिया जाता है। धन्यवाद।